हेलो एवरीवन। तो हमारा डिटर्मिनेंट टॉपिक चला है और उसमें एक्सपेंड करना सीख लिया था। एक्सपेंशन हमने जनरल तरीके से ही सीखी थी अभी, और किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके देखा था। रो एंड कॉलम के लॉन्ग हमने एक्सपेंशन करी थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस एक शॉर्टकट भी किया था। पिछले वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर मैं ये देख करके देखूँ ना, सम ऑफ एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रोज ये कॉलम्स, तो वो जीरो होगा। जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो एलिमेंट को उसके साथ वाले ही कोफैक्टर अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करना है, तभी वो डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगर दूसरी रो के कोफैक्टर से करेंगे या कॉलम से, तो ज़ीरो आएगा। अब डिटर्मिनेंट की एक सिग्मा नोटेशन भी आती है। सिग्मा नोटेशन में क्या है कि कोई डेल्टा है डिटर्मिनेंट, इसके एलिमेंट्स A11 A12 एंड सो ऑन ये दिए हुए हैं। तो ये तो होता ही है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इसको कुछ ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अगर मुझे एक्सपेंड करना है किसके लॉन्ग 1R, हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो को कर दिया फिक्स। रो 1 के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे जो कॉलम है ना, उसकी वैल्यू फिर 1 2 3 होगी। 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये इसके बराबर है। और अगर किसी कॉलम के लॉन्ग मुझे एक्सपेंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया है यहाँ पर, तो उसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, आरथ रो इज़ चेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 एंड कॉलम इज़ अ फिक्स, कॉलम फिक्स है इस तरह से। चलो सिग्मा नोटेशन ऐसे ही है, मैं कहीं क्वेश्चन में लिखा हो तो उसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, और कोई ऐसा सच कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स, अब ये आप देखेंगे कि जो आज का ये वीडियो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में डिलीवर करना था, ज़्यादा और अच्छा कंटेंट डिलीवर करना था। तो मैं इस तरह से ये स्लाइड्स क्रिएट की हैं, और इसमें जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, तो मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही इसमें लेक्चर में पढ़ा दी हुई हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, वो क्या बोलती है, वैल्यू अनचेंज रहती है डिटर्मिनेंट की जब हम ट्रांसपोज लेते हैं उसका, या फिर हम रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसको ट्रांसपोज लेना ही तो बोलते हैं, इसको ट्रांसपोज लेना ही तो बोलते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट का, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। देख लो, A1 A2 A3 इधर को शिफ्ट कर दिया मैंने, B1 B2 तो इसको सेकंड कॉलम बना दिया, यहाँ पर थर्ड रो थी, इसको थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये दोनों ही डिटर्मिनेंट क्या हैं, सेम है, और इसी को ट्रांसपोजिंग भी बोला गया है। आप देखिए, इसको ओपन किया था अलॉन्ग फर्स्ट रो, और अगर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन करेंगे तो सेम ही तो आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ओपन करके देख लो, चाहे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन करके देखो तो वही आएगा ना, A1 दिस माइनस दिस, और इसको मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग करना है तो A1 दिस माइनस दिस, सेम ही तो हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मतलब रो कॉल, ये इसका प्रूफ है एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ, ये इसका प्रूफ है। इसको आप रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए और इसको कॉलम के अलॉन्ग करके देखना, सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, पता होना चाहिए जस्ट। आगे चलो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ना, चलो पढ़ लो पहले, इफ़ टू रोज और कॉलम्स, सेम प्रॉपर्टी कॉलम्स में भी चलती है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -1। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट के कोई दो रोज़ को मैं एक दूसरे से बदल दूं, या किसी दो कॉलम्स को मैं एक दूसरे से बदल दूं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे देखिए, डेल्टा 1 है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ऐसा करते हैं कि
इस फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। तो इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे, इसको किया इंटरचेंज नहीं, रो को किया हमने, ये हमने क्या किया, वेट 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 वेट, हमने यहाँ पर रोज़ को चेंज किया है, इंटरचेंज किया है। ये जो फर्स्ट रो थी ना, इसको देखो यहाँ पर सेकंड बना दिया, और जो ये सेकंड रो थी इसको फर्स्ट बना दिया। तो अगर पहले वाला डिटरमिनेंट डेल्टा 1 है, दूसरा डेल्टा 2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव बनता है इसका। आप चेक कर सकते हैं, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, प्रूफ भी जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, डिटरमिनेंट है, यहाँ मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2 एक्सपेंड किया मैंने। अब आप सोचो, मैंने कोई भी रो इसकी इंटरचेंज कर दी, इसको मैं यहाँ पे ले आया और ये इधर ले आया मैं, एक बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आएगा, और अब फिर से इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो तो कितना हो जाएगा, इट विल बी A1 C2 B3 माइनस B2 C3। यहाँ पर देखो A के साथ क्या था, इधर A के साथ था C2 B3 नेगेटिव का था और इधर प्लस का हो गया है, मतलब वैसे ही बाकी एलिमेंट्स भी आएंगे। तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। मैंने जस्ट आपको बताने की कोशिश की है कि आप चेक कर सकते हैं, अगर कभी भी ना इस प्रॉपर्टी में आपको कन्फ्यूज़न हो कि पता नहीं चलता कि मैंने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पे लाना है या फिर सेकंड को फर्स्ट पे लाना है, तो नहीं होगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आपने चेक कर सकते हैं इसको इजीली, सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। कोई भी दो रोज़ है, आप फर्स्ट को और थर्ड को कर लो, है ना, फर्स्ट को और थर्ड को, तब भी माइनस होगा। तो इसमें कई बार हम ऐसा लॉजिक देते हैं कि थर्ड को जब फर्स्ट पे लाए तो एक्चुअली पहले इधर आई फिर इधर आई, इसको दो बार चेंज करना पड़ा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, पर ऐसा नहीं होता, आप किसी को भी चेंज कर लो, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हुई ना, एक्चुअली हुआ क्या, थर्ड यहाँ आई और इधर गया, और इंटरचेंज की बात कर रहे हैं हम, तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। किसी दो को इंटरचेंज करेंगे, पोजीशन उनकी कहीं भी हो, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुकी है बात। नेक्स्ट सिंपल है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम्स, कोई टू रोज़ या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो बन जाती है उस डिटर्मिनेंट की। तो ये तो सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई बात है, समझाने का कुछ भी नहीं है। किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज़ या कॉलम्स सेम हो जाएं तो वैल्यू ज़ीरो बननी है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग, एक्चुअल में एक्सपेंड नहीं करना है कि ये ज़ीरो हो जाए। तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो है और हमें एक्सपेंड नहीं करना है। 1 1 0 फर्स्ट रो, सेकंड भी 1 0 है, अगर ये वैल्यू ना 1 के बराबर हो जाए, दिस वैल्यू इफ़ इट समहाउ बिकम इक्वल टू 1, तो ये सेकंड रो भी फिर 1 1 0 बन जाएगी। और कोई भी दो रोज़ अगर सेम हो जाए ना, तो अभी तो प्रॉपर्टी पड़ी, अगर कोई दो रोज़ आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो बन जाता है। तो बस इन्होंने बोला था कि एक्स की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, है ना, सच दैट दिस डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। तो मैंने क्या किया, इसको 1 के बराबर कर लिया, 1 के बराबर किया तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई तो एक्स के दो रूट आ गए, सिंपल था क्वेश्चन, बस लॉजिक समझ आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय, क्या लिखा है, पुराने नोट्स बने हैं थोड़े, अच्छा, बाय
अ कांस्टेंट के है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा बाय कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपली बात है। अगर ना किसी भी पूरी रो या कॉलम को हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट भी एक्चुअल में के से मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मुझे के से मल्टीप्लाई करना हो किसी डिटरमिनेंट को, तो इस के को ना मैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कहीं भी डाल सकता हूँ। तो जैसे इसको यहाँ डाल दिया, और इसको हम इसी के को मैं कहीं और भी कर सकता था। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, KA3 KB3 KC3, किसी भी एक रो या कॉलम से कोई कॉमन एलिमेंट बाहर निकाला जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी उसी के बारे में है, और लिखने का तरीका आप पढ़ ही लो। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। तो फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट रो से मुझे 2 कॉमन लेना हो, 2 कॉमन ले लिया तो देखिए, तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 4 6 का 1 2 3 बन गया है। और यहाँ से अब 3 भी कॉमन आ सकता है सेकंड से, तो 2 इंटू 3। अब ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो 2 आइडेंटिकल रोज होगी, तो ये तो 0 हो गया ना, दिस बिकम 0। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं क्वेश्चंस में। अब ये क्या था, अच्छा इसमें इन्होंने 2 फिर से कॉमन ले लिया, मतलब यही बताने की कोशिश की कॉमन लेने का ऑपरेशन, मतलब इसकी वैल्यू नहीं निकाली हुई क्योंकि निकालने के लिए पूछा नहीं होगा। तो 2 यहाँ से फिर कॉमन आ सकता था ना, 2 कॉमन लिया तो ये फिर 1 1 4 हो सकता है, तो यहाँ से भी 0 हो गया। तो इसने 0 बनना ही है, चाहे किसी भी तरीके से बनाओ इसको। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो इसको अब हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या, पहले तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दो। साइन 2 थीटा कितना हो जाता है, ये बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन थीटा तो ऑलरेडी है। 2 साइन थीटा सब में कॉमन आ गया फर्स्ट रो में, तो यहाँ बच गया कॉस थीटा फर्स्ट में, और यहाँ साइन 1। कॉस थीटा साइन थीटा 1, ये सेकंड रो ऑलरेडी है। देखो क्वेश्चन कितनी चालाकी से बनाया गया है, जो सेकंड रो थी वही फर्स्ट रो में क्रिएट हो गई कॉमन वगैरह लेके। तो इस 2 रोज हैव बिकम सेम, तो आइडेंटिकल रोज आ गई इसमें, आइडेंटिकल रोज। और अगर आइडेंटिकल रोज आ गई हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी पढ़िए अब, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ डिटरमिनेंट्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट से भी थोड़ा समझाता हूँ। अगर किसी भी रो या कॉलम में ना जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको 2 टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सके, तो उस डिटरमिनेंट को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ डिटरमिनेंट्स, एज सम ऑफ डिटरमिनेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये डिटरमिनेंट था, इसकी जो पहली रो थी वो थी A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई एंड A3 प्लस जेड। ठीक है, अब इसको मुझे एज अ सम ऑफ डिटरमिनेंट्स करना है, तो क्या होगा, जो ये A1 A2 और A3 है ना, इनको मैं अलग से लिख लूँगा, और इनके नीचे जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स थे वो वैसे ही आ गए हैं, वो वैसे ही आ चुके हैं, B2 C2 B3 C3। और जो XYZ बच गया था ना एक्स्ट्रा, इसको मैंने एज अ सम ऑफ डिटरमिनेंट्स लिखना है, तो वो यहाँ आ जाता है XYZ। और ये XYZ यहाँ पे आ गया, तो यही तो बोला है इस प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से हमने डिटरमिनेंट्स को क्या करना है, मीन्स हम एज अ सम ऑफ डिटरमिनेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। जैसे लेफ़्ट साइड को अगर मुझे देखना है ना, यहाँ से मैं एक्सपेंड करूँ यूजिंग फर्स्ट रो, A1 प्लस एक्स इसका कोफैक्टर C11, A2 प्लस वाई इसका कोफैक्टर
एंड A3 प्लस जेड और इसका कोफैक्टर, यही बनेगा ना डिटर्मिनेंट। और इसको अगर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर लिया तो A1 C11, A2 C12 एंड A3 C13, सिमिलरली X C11, Y C12 एंड Z C3। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा 1 हो जाएगा ये वाला, देख लो। और जो ये है ये डेल्टा 2 हो जाएगा। तो आप वीडियो को इसको पॉज करके अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मैंने समझा दी है। अब अगला जो इस पे काम आता है, इस पे देखो क्वेश्चन किस तरह का बन जाता है। कई बार ऐसा डिटरमिनेंट देखने को मिलेगा आपको, तो फर्स्ट रो से जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो टोटल 2 डिटरमिनेंट्स आएंगे, और उन्हीं 2 डिटरमिनेंट्स को सेकंड रो के हिसाब से फिर से हर एक को 2-2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो टोटल 4 केस बन जाएंगे इसके। देखो कैसे, फर्स्ट रो को तोड़ा, फिर इसके बाद सेकंड रो को भी 2 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, यहाँ से भी, तो टोटल 4 बन जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। इसी तरह से अगर हर एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट हैं, टू के सम की फॉर्म में लिखा जाए तो उसके टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर मैं कभी आएगा तो याद रखना आपने, यूज़ हुआ, इसके टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। एक एग्जांपल देखो, 2 4 6 है, 2 4 6 है, यहाँ पर XYZ है, XYZ है, तो मतलब डिटरमिनेंट्स ऐड किए जा सकते हैं ना। तो ये वाले एलिमेंट्स जो मिड वाले एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, दिस 1 + 2, 2 + 4 एंड 3 + 8, सिंपल। इस क्वेश्चन के ऊपर आओ, यहाँ पर भी देखो कॉमन कुछ आपको दिख रहा है, क्या कॉमन है, कुछ होना चाहिए कॉमन, हाँ 5 6 1 2 4 1, 5 6 1 2 4 1, ये सब में है, तो पक्का एडिशन का क्वेश्चन है फिर तो मतलब क्या होना है, अगर एक कॉमन है देन दीज एलिमेंट्स दीज ये ऐड होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, और ये अप टू 10 टर्म्स तक निकालनी है आपको इस सीरीज़ की सम। तो कितना आ गया, 1 + 3 + 5 10 terms, 2 + 4 + 6 10 terms, and this also for 10 terms, and they remain same। ये AP है ना, दिस इज AP का फॉर्मूला लगा दो, 10/2 2A + n - 1D, तो बस फॉर्मूला लग गया और इस तरह से आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सही क्वेश्चन है। तो इसमें एक डेल्टा है, डिटर्मिनेंट है, उसको R का फंक्शन बताया हुआ है, वो है 2R एंड 6R लिख, ये n ही है, इट इज़ ऑलरेडी n, 6n × n + 1, मैं इसको ठीक करके लिख दूँ 6n × n + 1, और यहाँ पे R ही था, और ये f(n) है, दिस इज n, अब अपनी राइटिंग का पता लग जाता है ना। और यहाँ पर 2R - 1 है, ये n ऑलरेडी है गिवन, और ये भी gn फंक्शन है n का, hn फंक्शन है n का, दिस इज r n - r + 1, और ये n × n + 1 × n + 2 है। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान देना, जो r है ना ये वेरिएबल है, दिस इज वेरिएबल, और आपने नोटिस कर लिया होगा कि जो n है ये कांस्टेंट है ना। हमने r को वेरी करना है, r को वेरी करना है 1 से लेके n तक, तो जैसे ही वेरी करेंगे तो ये जो डेल्टा r है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबकी एडिशन होगी ना, ये सम निकालना है मेरे को, है ना, ये सम निकालना है, उन सब की एडिशन होगी। तो ये तो n में है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम तो सेम रहेंगे, फर्स्ट वाले ऐड हो जाएंगे जो कि r के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह से ऐड होंगे। वो 2 ^ 0 में आ रहा है, 2 ^ 1 में, 2 ^ n - 1, और ये सीरीज़ बन रही है। तो इसके आगे स्टूडेंट्स ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, फाइंड करिए इसको कि ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, शायद यही करना था, प्रूव करना कि 0 है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, देखिए अब इसके आगे कौन सी प्रॉपर्टी क्या लगनी है, तो आप इसके आगे करना है खुद से। अब जो अगली प्रॉपर्टी आती है इसको देखो, अगर हाँ आपसे नहीं होगा तो कमेंट में ज़रूर डालना इसको,
कमेंट कर सकते हैं आपकी सर ये समझ नहीं आया या पिछला भी कोई कंसेप्ट नहीं पता चला है, क्योंकि वीडियो ये थोड़ा फास्ट रहा है, कंटेंट इसमें ज़्यादा है। 10-15 मिनट में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, और वैसे बोर्ड पे बनाना होता है वीडियो तो काफ़ी मतलब एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का वीडियो बनता पूरा। तो अगर आपको कहीं पता नहीं चला है कोई टॉपिक तो आप मेरे को कमेंट करना। और हाँ, इस लेक्चर के ये जो नोट्स हैं ये मेरे अपने पर्सनल खुद के नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, अगर किसी को चाहिए तो तब उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा इसकी PDF। द वैल्यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो काफ़ी कुछ कह देती है, लेकिन इसका मतलब यही है कि जैसे R1 है ना, उसमें मैं R1 + 2R2 कर दूँ, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो अनचेंज्ड रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, मैथमेटिकली सेम होगा, कर सकते हैं ऐसा। C1 में मैं C1 - 2C2 + 3C3 कर दूँ तो सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये इसका मतलब है। यही बोला है वैसे, कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स। डिटरमिनेंट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स, रो के किसी एलिमेंट को ऑफ एनी रो और कॉलम के किसी एलिमेंट को मैंने ऐड करना है किसमें, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। जैसे ये है तो इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ दूसरी किसी भी रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसका कांस्टेंट मल्टीपल भी, तो ऐसे चलता है। जैसे R1 को R1 + KR3 कर दें तो A1 + KC1 हो जाएगा + KC2, इसी तरह से। और आप देख भी सकते हैं कि डिटरमिनेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको ना एक्सपेंड कर दें उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो भी पड़ी डिटरमिनेंट का जो सम बनता है, तो A1 यहाँ ले लिया, इधर ले लिया, A3 यहाँ ले लिया, और ये जो KC1 था तो यहाँ पे आ गया, KC2 इधर, तो इसमें 2 कॉलम देखो, 2 रो सेम हो गई तो 0, ये वाला तो सेकंड 0 हो गया, तो डेल्टा ही बचा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल्स देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक NCERT का क्वेश्चन है। अब R3 में मैं अगर R3 101, 102 एंड 202 है, R3 में मैं R3 - 100 R2 करूँ तो 100 R2 101 - 100 बन जाएगा, तो 1 आ गया। 102 - 100 इट इज़ 2, एंड 202 - 2 × 100 सो इट विल बी 2 ओनली, तो इतना आ गया। तो ऐसे सिंपल सी चीज़ें हैं, इन ऑपरेशन से देखो क्वेश्चन कितने सिंपल रिड्यूस हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, और इसको तो आगे आप इवेलुएट कर ही सकते थे। अगला क्वेश्चन जैसे 20, 30, 40 है, तो इसमें मैं पहले 10 कॉमन ले लेता हूँ, 2, 2, 3, 4, 3, 4 कुछ बन गया। अब इसके आगे यहाँ से भी शायद 2 कॉमन ले लिया, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5। अब इसके आगे अगर ऑपरेशन, वैसे तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, लेकिन ऑपरेशन लगाना हो, मान लो R3 में ऑपरेशन लगाया है, R3 - R2, सो 3 - 2 इज़ 1, 4 - 3 इज़ 1, एंड 5 - 4 इज़ 1, 1, 1 बन गया ना, तो बस यही था। अब इसके बाद R2 में भी R2 - 1 R1 कर दिया, तो 2 - 1 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, एंड 4 - 3 इज़ 1, 2 रोज सेम होगी तो 0 आ गया। मीन्स आप इसको यहाँ से डायरेक्टली एक्सपेंड करते तब भी 0 आता, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया तब भी 0 ही आ गया, तो ये थी इसमें बात। अगला ये क्वेश्चन, इसको हम फर्स्ट लेक्चर में भी किया था हमने, तो डायरेक्टली आप क्या करो, C1 + C2 + C3 करो, सारे कॉलम्स को ऐड करो, तो 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सारे सेम बन जाएंगे, जो कि 0 खुद ही होता है। तो एक कॉलम पूरा 0 हो गया, तो आंसर खुद ही 0 आ गया, क्योंकि 0 होता है। और ये कुछ ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी ओमेगा की प्रॉपर्टी मैंने ऐसे साथ में लिख ली थी यहाँ पर, कि चलो काम आ जाती है, तो अगर आपको याद करना कर सकते हैं इसको याद, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, इसको बिना एक्सपेंड किए करना है इस क्वेश्चन को। तो ऐसा करते हैं ना, A + B + C क्रिएट हो सकता है क्या, हो सकता है। अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड कर दूं तो A + B + C बन जाएगा कॉलम 2 में,
वहाँ से उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया तो 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया। अब तो ऐसा कर सकते हैं कि दो दो क्या हो गए, ये सिंपल आइडेंटिकल बन गए ना, तो आइडेंटिकल बन गए तो ये तो ज़ीरो ही है, फिर दिस इज़ ज़ीरो। मैंने भी पढ़ा है आपको कि अगर सेम हो जाए तो ज़ीरो हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन करो, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रही है। हाँ, ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या ऐड करके कहीं क्रिएट हो जाता है? हो सकता है। अगर मैं किसी एक रो में बाकी दोनों ऐड कर दूं, जैसे R1 में कर दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया। अगले स्टेप में इसको कॉमन ले लेना, तो 1 1 बचेगा सब में। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, जब 1 1 बन जाता है ना, तो उसके आगे एक टेक्निक और फॉलो की जा सकती है कि मेक एनी टू वंस ज़ीरो, किसी दो को ज़ीरो बना दो सब्ट्रैक्ट करके। इससे मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट करूँगा और इसको यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ज़ीरो बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया, C3 में C3 माइनस C2 कर दिया। मैं जस्ट टेक्निक बता रहा था कि कर सकते हैं ऐसा। तो ये ज़ीरो हो गया, और अगर ये ज़ीरो हो गया तो उसके बाद आप देखिए कि हाँ, दो बच गए ना यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़ीरो, और ए बी प्लस बी सी, ये माइनस था ना, तो एक्चुअल में यहाँ पर बन आएगा, जो ये एलिमेंट है ना, ये बना होगा ए बी प्लस बी सी माइनस माइनस सी ए, विच इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको सिग्मा ए बी से भी लिखा गया, ठीक है, इसको सिग्मा ए बी से भी लिखा गया है। और इसी तरह से ये माइनस सिग्मा ए बी बन जाएगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे भी कर लो। पहले तो यहाँ से जो सिग्मा ए बी है ना, इसको कॉमन ले लो, तो सिग्मा ए बी स्क्वायर हो गया। मेरे को टोटल 3 चाहिए, आई थिंक मेरे को पावर 3 चाहिए, 2 टाइम्स तो हो चुका है, सिग्मा ए बी स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद एक और कैसे करना है, तो अब तो चाहे एक्सपेंड कर लो कहीं से भी, जैसे इसको यहाँ पे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मीन्स C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, और यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा सारा, और ये तो सेम ही है बस। तो एक और आ गया कॉमन, तो जब इसको भी बाहर ले लिया तो यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने यहाँ एक्सपेंड किया हुआ है तो यही आ जाएगा। अब इसके बाद इसको कॉमन ले सकते हैं, तब भी यही आना था, पर यहाँ मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। आगे चलो इस क्वेश्चन की तरफ, प्रूव दैट दिस। तो अगेन C1 माइनस C2 तो ज़ीरो हो जाएगा, और वैसे ही C2 माइनस C3 करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और पहले से मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, तो इधर 1 a प्लस बी, दूसरे से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 एंड b प्लस सी होगा। बस दो एलिमेंट आ गए कॉमन। इसके बाद तो डायरेक्टली C1 में क्या करना है, C1 माइनस C2, अच्छा ऊपर वाले में किया हुआ है। अब इसके आगे इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल नंबर्स, देन ये लेस देन ज़ीरो होता है अगर ए बी सी पॉजिटिव हो। तो देखो सिंपल से क्या है, एक जैसे है ना सारे, तो अगर मैं किसी भी कॉलम में ऐड कर दूंगा बाकी, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ ही जाता है, तो कॉमन आ गया। क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 1 बन गए, कोई दो ज़ीरो कर दो। कैसे करना है, R2 माइनस R1 R3 माइनस 1, दो ज़ीरो हो गए। अब इसके बाद अलॉन्ग C1 एक्सपेंड करेंगे दिस माइनस दिस, तो ये इतना आ गया। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनली बचता है ना, यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी प्लस सी तो बाहर चला हुआ है ना, माइनस कॉमन लेके इतना बच जाता है, इतना। अब यहाँ पर है कंसेप्ट, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये चीज़, ये वैल्यू होती है ना, ये किसके बराबर होती है, अगर आप देखेंगे सॉल्व करके, तो ये इसके बराबर आ जाता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है इसके बराबर। एक्सपेंड करके देख लो, और जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो मैं लिख रहा हूँ साथ में, इट इज़ माइनस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का स्क्वायर। अब क्वेश्चन के ऊपर आओ वापस। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो ए बी सी थे अनइक्वल थे और पॉजिटिव थे, रियल नंबर्स थे, पॉजिटिव और अनइक्वल थे।
तो यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी इन तीनों का सम से, और ये तो पॉजिटिव है ही क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, तो नेट एक नेगेटिव नंबर आ गया है। नेगेटिव नंबर आ गया तो शायद यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। किसी को PDF चाहिए होगी, नोट्स चाहिए होंगे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।